So let's start with our third learning outcome, that is characteristics of split phase इंडक्शन मोटर. So students, अब हम डिस्कस करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. तो अब अगर इसमें हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता. उसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हमें स्प्लिट फेज में कन्वर्ट करना पड़ता है इसे. तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो आपका इंडक्शन मोटर है उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, उसके स्टार्टिंग टॉर्क 0 होते हैं. ठीक है. तो ये जो आपके डॉटेड लाइन से हमने दिखाया, ये आपके जो सिंपल जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है जिसमें कोई भी आप स्टार्टिंग मेथड यूज नहीं कर रहे हो, वो आपका उसका जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है. ठीक है. अब चूंकि हम उसमें फेजेस को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की बारे में बात कर रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग मेथड आप इंप्रूव करवाते हो, तो जो आप इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करते हैं जिसको आप स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हो, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग जब आप यूज करते हैं अपने इंडक्शन मोटर में, तो वो क्या करता है कि जो पहले आपको स्टार्टिंग टॉर्क 0 मिल रहा था, अब वो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है आपके इंडक्शन मोटर में. तो जो स्टार्टिंग मेथड डेवलप करता है वो जो स्टार्टिंग मेथड डेवलप करता है वो ऐसे डेवलप करता है. लेकिन हमने डिस्कस किया कि 75% जैसे वो अपने रेटेड स्पीड पर पहुंचता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से आप अपने जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको आप अपने रनिंग वाइंडिंग से अलग कर देते हो. तो जैसे आपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग से अलग किया, तो आपका जो टॉर्क होगा, जो आपका रोटर पे जो टॉर्क अप्लाई होगा आपके रोटर को रोटेट करने के लिए, वो सिंपली शिफ्ट कर जाएगा आपके प्रीवियस जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर है उस पर, और फिर वो नॉर्मली आपके जैसे इंडक्शन मोटर ऑपरेट करता है उस हिसाब से ये ऑपरेट हो जाएगा. और ये आपके स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो अब अगर हमें यहाँ पे चीजें स्प्लिट करनी हुई तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है, उस टाइम में आपके मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होते हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं और आपके इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग मेथड प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाता है. उसके बाद जैसे ये 75% पे रीच कर जाता है, उसके बाद जो आपका ओनली जो वाइंडिंग आपके मोटर से कनेक्टेड होता है वो आपका मेन वाइंडिंग, और इसे आप बोलते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक. अब अगर हम कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करें, आपके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ आपने बनाया, इससे अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक आप निकालना चाहते हो तो क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है वो ये है कि द स्टार्टिंग टॉर्क इज 100 to 250% ऑफ द रेटेड वैल्यू, यानी कि जो आपके इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क डेवलप होता है उसका 100% या 250% तक आप स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर सकते हैं इसमें. सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो द ब्रेकडाउन टॉर्क इज अप टू 300%. दैट मीन्स ब्रेकडाउन टॉर्क कहने का मतलब आपका मैक्सिमम टॉर्क, ये कितना मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर सकता है. तो ये जो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर सकता है वो आपके रेटेड वैल्यू के 300% तक डेवलप कर सकता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है द पावर फैक्टर ऑफ दिस मोटर इज 0.5 to 0.65. इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.5 से 0.65 के बीच में लाई करता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 55% to 65%, यानी कि जो आपके मोटर का एफिशिएंसी होता है इस टाइम पे वो आपका 55% से 65% पे आपका मोटर ऑपरेट होता है. और नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है द पावर रेटिंग ऑफ दिस मोटर इज इन द रेंज ऑफ 1/2 to 1 HP. ठीक है, 1/2 to 1 HP तक का आप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बनाते हैं. तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक है आपके स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के. और ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो आप यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आप एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए भी आपके स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है, आप इसे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं. ठीक है. और सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो
कि जो आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वहां पे जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो ऑलवेज आपके 75% ऑफ रेटेड स्पीड ऑफ द मोटर तक आप इसे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद अपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है उससे आप उसे ओपन कर देते हैं, और उससे ओपन करने के बाद ये आपके नॉर्मल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पे वर्क करता है। यानी जो आपका रनिंग कंडीशन जो होता है वो आपके इंडक्शन मोटर का वही होता है जो ओरिजिनली आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होना चाहिए। अब यहाँ पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा अगर ऐसा हो कि 75% ऑफ रेटेड जो स्पीड है उस पर अगर हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जो हम अपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम सेपरेट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, अगर वो डिस्कनेक्ट ना करे तो अगर आप यहाँ पे एक चीज समझते हैं बात को कि जो आपका रोटर वाइंडिंग है उसमें जो करंट और वोल्टेज डेवलप हो रहा है उससे रोटेटिंग जो फील्ड डेवलप हो रहा है वो आपके स्टेटर फील्ड के साथ कपल्ड होने के बाद वो आपके रोटर को रोटेट करता है। तो अब यहाँ पे बात किया जाए तो अगर आपने अपने सेंट्रल फ्यूगल स्विच से 75% पहुंचने के, आपने रेटेड स्पीड के 75% पहुंचने के बाद भी अगर आपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सेपरेट आउट नहीं किया तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग है, और उस टाइम जैसे जैसे आपका मोटर अपने रेटेड स्पीड पे पहुंचेगा तो उसका जो लोड करंट होगा वो भी अपने रेटेड स्पीड पे पहुंचेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। और अगर वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो आपके हाई रेजिस्टेंस पाथ में I2R लॉस ज़्यादा होगा तो आपके सर्किट के बर्न आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम जब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, जिस भी स्पेशल इंडक्शन मोटर में हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करेंगे वहां पे मतलब स्पेसिफिकली हमें 75% ऑफ रेटेड स्पीड पे पहुंचने के बाद अपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को अलग करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। I think you have understood it very well. So let's have a knowledge check.